तो आज हमारे सामने आईफोन 13 सीरीज के कुछ बहुत ही दिलचस्प तकनीकी डायग्राम हैं और हम इसके पावर सर्किट की कह सकते हैं पूरी चीर-फाड़ करने वाले हैं। मतलब बैटरी से लेकर फोन के दिल तक करंट पहुंचता कैसे है, इसकी पूरी जासूसी करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक कहानी बताते हैं। एक तरफ इंजीनियरिंग का कमाल है और दूसरी तरफ मरम्मत करने वालों के लिए एक बुरे सपने जैसी जटिलता। हमारा मकसद इसी कहानी को समझना है। आईफोन 13 के पावर सिस्टम में ऐसा क्या नया है जो इसे पिछले मॉडलों से अलग बनाता है? और सबसे बड़ा सवाल, आईफोन 13 और 13 प्रो के मदरबोर्ड में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो किसी भी तकनीशियन को दिखेगी वो है मुख्य पावर लाइन का नाम। पहले इसे PPB-ATV-CC कहते थे, लेकिन आईफोन 13 में ये PPB-ATV-CC-BIP-C हो गया है। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि यार कौन ध्यान देता है? ये इंजीनियर्स को ज्यादा ही बारीकी में नहीं चले गए, या फिर इन 4 अक्षरों BIPC में कोई गहरा राज छिपा है? गहरा राज ही है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये एक तरह का कह सकते हैं खुफिया संदेश है। वो BPIC असल में पूरे नए आर्किटेक्चर की तरफ इशारा कर रहा है। इसका लगभग तय मतलब है बूस्ट पावर IC। एप्पल असल में सर्किट डायग्राम के नाम में ही तकनीशियनों को बता रहा है, ध्यान देना, यहाँ एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा है। ये वो सुराख है जो सबके सामने होते हुए भी छिपा है। वाह, तो ये नाम में ही कहानी छिपाने जैसा है। तो फिर ये नया आर्किटेक्चर है क्या? पहले से कितना अलग है? बहुत अलग। आप इसे ऐसे समझिए, पुराने आईफोन्स में बैटरी से निकलने वाली पावर, जिसे हम VB8 कहते हैं, वो एक सिंगल चौड़े हाईवे की तरह थी। सारा ट्रैफिक उसी एक रास्ते से एक सेंट्रल पावर मैनेजमेंट चिप तक जाता था। लेकिन आईफोन 13 में एप्पल ने इस हाईवे को हटाकर 3 अलग-अलग स्पेशलाइज्ड लेन बना दी हैं। अब बैटरी से निकलने वाली पावर को 3 मुख्य ICs यानी चिप्स के बीच बांटा जाता है, जो मिलकर पावर को कंट्रोल करती हैं। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हाँ, बिल्कुल। जिम्मेदारी अब एक के बजाय 3 कंधों पर है। अच्छा, तो एक सेंट्रल कमांड की जगह अब एक टीम काम कर रही है। दिलचस्प है। तो ये 3 खिलाड़ी हैं कौन? डायग्राम में U4200, U4000 और U3100 का जिक्र है। चलिए एक एक करके इनकी पहचान करते हैं। बिल्कुल, ये तीनों इस नए पावर सिस्टम की नींव है। सबसे पहले है U4200 यानी हमारा बूस्ट पावर IC। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये आईफोन 13 सीरीज में एक बिल्कुल नया खिलाड़ी है। इसका मुख्य काम है जरूरत पड़ने पर वोल्टेज को बूस्ट करना, मतलब बढ़ाना। एक मिनट, वोल्टेज बूस्ट करना मतलब सर्किट के लिए एक तरह का टर्बो चार्जर। फोन को इसकी जरूरत कब पड़ती होगी? एकदम सही एनालॉजी है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब फोन कोई बहुत ज्यादा पावर वाला काम कर रहा हो, जैसे 4K वीडियो प्रोसेस करना या कोई हेवी ड्यूटी गेम चलाना। उन पलों में सिस्टम को एक किक की जरूरत होती है और U4200 वही किक देता है। ये परफॉर्मेंस को गिरने से रोकता है। और ये पहले नहीं था? नहीं, ये नया है। ठीक है, अब दूसरे खिलाड़ी पर आते हैं। U4000, इसका कोड नेम है रूबिकॉन चार्जर IC। ये नाम तो बहुत शानदार है। इतिहास में रूबिकॉन पार करना मतलब एक ऐसा फैसला लेना जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। क्या एप्पल यहाँ कोई संदेश दे रहा है कि उनकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी में ये एक बड़ा और स्थायी बदलाव है? बिल्कुल यही संदेश है। एप्पल अपने कोड नेम बहुत सोच समझ कर चुनता है। U4000 या रूबिकॉन चार्जिंग का पूरा कंट्रोल संभालता है, चाहे आप लाइटनिंग केबल से चार्ज करें या वायरलेस चार्जर से। ये बैटरी में जाने वाली पावर का गेट कीपर है। ये तय करता है कि कितनी पावर कितनी तेजी से और कितनी सुरक्षित रूप से अंदर जाएगी। और तीसरा खिलाड़ी है U3100 यानी PMIC या पावर मैनेजमेंट IC। इसे तो हमेशा से सिस्टम का दिल कहा जाता रहा है, जो पूरे फोन के अलग-अलग हिस्सों को सही मात्रा में वोल्टेज सप्लाई करता है। सही कहा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भले ही U300 सिस्टम का दिल है, लेकिन इस नए डिजाइन में बैटरी से पावर सीधे इस तक नहीं पहुंचती। पावर पहले एक बहुत ही छोटे से रेजिस्टर, जिसका नंबर R3702 है, से होकर गुजरती है और फिर PMIC तक पहुंचती है। अरे मतलब पूरे फोन की जान उस एक छोटे से रेत के दाने जैसे दिखने वाले कंपोनेंट पर टिकी है। अगर वो खराब हो गया तो खेल खत्म। अगर वो मामूली सा दिखने वाला रेजिस्टर खराब हो जाता है
तो PMIC को कभी पता ही नहीं चलेगा कि बैटरी जुड़ी भी है या नहीं। नतीजा, फोन या तो चालू ही नहीं होगा या फिर बैटरी के बारे में अजीबोगरीब जानकारी दिखाएगा, जैसे 1% पर अटका रहना। एग्जैक्टली ये दिखाता है कि इतने जटिल सिस्टम में हर एक छोटा पुर्जा कितना ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। ठीक है, हमारे पास ये 3 पावरफुल खिलाड़ी हैं, टर्बोचार्जर, गेटकीपर और दिल। लेकिन ये तीनों अलग थलग तो काम नहीं कर सकते। ये आपस में तालमेल कैसे बिठाते हैं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? यहाँ I2C नाम के कम्युनिकेशन सिग्नल का जिक्र है। और यहीं पर इस आर्किटेक्चर का सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। आमतौर पर किसी भी फोन का जो मुख्य CPU होता है, इस केस में A15 चिप, वही हर चीज का मास्टर कंट्रोलर होता है। वो राजा की तरह होता है जो अपने सभी मंत्रियों को आदेश देता है। लेकिन इस पावर आर्किटेक्चर में एप्पल ने तख्ता पलट कर दिया है। तख्ता पलट मतलब ये कि बैटरी से जुड़ी बातचीत के लिए A15 चिप अब मास्टर नहीं है। ये जिम्मेदारी U4000 यानी हमारी रूबिकॉन चिप को दे दी गई है। अब रूबिकॉन चिप मास्टर के तौर पर काम करती है और बैटरी कनेक्टर से सीधे I2Z प्रोटोकॉल के जरिए बात करती है। एक मिनट रुकिए, मतलब फोन का मुख्य दिमाग A15 चिप अब बैटरी से सीधे बात ही नहीं कर रहा है। चार्जिंग कंट्रोलर ने ये काम अपने हाथ में ले लिया है। एप्पल ऐसा क्यों करेगा? ये क्लासिक इंजीनियरिंग मूव है। आप इसे ऐसे देखिए, A15 चिप कंपनी का CEO है। उसका काम बड़े और जरूरी फैसले लेना है, एप्स चलाना, ऑपरेटिंग सिस्टम को संभालना। अब अगर हर छोटी मोटी कॉल जैसे बैटरी का तापमान कितना है या चार्ज लेवल क्या है सीधे CEO के पास आने लगे तो उसका ज्यादातर समय इन्हीं चीजों में बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। तो एप्पल ने एक माहिर रिसेप्शनिस्ट यानी U4000 को ये काम सौंप दिया है। ये रिसेप्शनिस्ट बैटरी से लगातार बात करता रहता है और सिर्फ जरूरी जानकारी ही CEO तक पहुंचाता है। इससे A15 चिप अपने असली काम पर फोकस कर पाता है, सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है और चार्जिंग के दौरान शायद गर्मी भी कम पैदा होती है। शानदार एक्सप्लेनेशन। ये तो जिम्मेदारियों का बहुत समझदारी भरा बंटवारा है। डायग्राम में V सेल नाम के एनालॉग सिग्नल का भी जिक्र है। ये I2C से कैसे अलग है? ये बैटरी मैनेजमेंट का एक और स्तर है, ज्यादा सीधा और कह सकते हैं सच्चा। I2C डिजिटल कम्युनिकेशन है। ये डेटा के पैकेट भेजता है जैसे कोई ईमेल। वहीं V सेल सिग्नल एनालॉग हैं। ये सीधे वोल्टेज को मापते हैं, जैसे डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़कर सीधे दिल की धड़कन महसूस करता है। अच्छा, ये सिग्नल U4200 यानी बूस्ट IC को बैटरी सेल के वोल्टेज की असल सेहत की सीधी जानकारी देते हैं। ये सिर्फ डिजिटल डेटा पढ़ने से कहीं ज्यादा सटीक होता है और इससे बैटरी की परफॉर्मेंस को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर पावर के लिए 3 रास्ते और कम्युनिकेशन के लिए 2 अलग-अलग सिस्टम, एक डिजिटल और एक एनालॉग। ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल और इंटेलिजेंट सिस्टम लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये जटिलता सिर्फ सर्किट में नहीं बल्कि फोन की बनावट में भी दिखती है, खासकर जब हम iPhone 13 और इसके प्रो मॉडलों की तुलना करते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मरम्मत की बात करने वालों के लिए चीजें मुश्किल होने लगती हैं। iPhone 13 में एक सिंगल लेयर मदरबोर्ड होता है। आप इसे एक मंजिला बंगले की तरह समझ सकती हैं। सब कुछ एक ही तल पर है। बैटरी कनेक्टर, U4000, U4200, सब कुछ एक ही तरफ। बनावट सरल है और अगर कोई खराबी हो तो उसे खोजना आसान है। एग्जैक्टली। और प्रो मॉडलों में ये बंगला नहीं है। नहीं, iPhone 13 Pro और Pro Max में एक सैंडविच बोर्ड होता है। ये एक 2 मंजिला इमारत की तरह है। इसमें 2 अलग-अलग बोर्ड एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और एक इंटरपोजर के जरिए जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रो फीचर्स जैसे बेहतर कैमरा सिस्टम और दूसरे सेंसर के लिए ज्यादा जगह बनाई जा सके। लेकिन ये जटिलता को 10 गुना बढ़ा देता है। ये इंटरपोजर क्या बला है और ये इतना जरूरी क्यों है? इंटरपोजर को आप उस 2 मंजिला इमारत के बीच की हाई-टेक माइक्रोस्कोपिक सीढ़ी समझ सकते हैं। इस सीढ़ी में हजारों छोटी-छोटी अदृश्य सीढ़ियां हैं जो ऊपरी मंजिल से निचली मंजिल तक सिग्नल और पावर ले जाती हैं। इसका मतलब है कि प्रो मॉडलों में बैटरी की VBAT पावर और I2C कम्युनिकेशन सिग्नल को बैटरी कनेक्टर जो ऊपरी मंजिल पर है से U4000 चिप तक पहुंचने के लिए, हाँ, जो शायद निचली मंजिल पर है, उस तक पहुंचने के लिए इसी सीढ़ी से उतरकर जाना पड़ता है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर इस सीढ़ी का एक भी पायदान टूट गया
तो कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन क्या ये जटिलता एक जरूरी बुराई नहीं है? मतलब एक प्रो डिवाइस में इतने सारे फीचर्स को इतनी पतली बॉडी में फिट करने के लिए आपको ऊपर की ओर ही तो बनाना पड़ेगा। शायद सिंगल बोर्ड एक समझौता है, सैंडविच बोर्ड नहीं। द फीचर्स के लिए आपको वर्टिकल जाना ही होगा, लेकिन हर नया फीचर जटिलता की एक नई परत और खराबी का एक नया संभावित पॉइंट जोड़ता है। मैं सोच सकती हूँ कि एक तकनीशियन एक बंद पड़े आईफोन 13 प्रो को देख रहा है, अपने बाल नोच रहा है, और समस्या सिर्फ उस इंटरपोजर सीढ़ी में एक माइक्रोस्कोपिक टूटा हुआ कनेक्शन है। एक आसान फिक्स और एक महंगे मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट के बीच का फर्क सिर्फ उतना ही हो सकता है। तो अगर प्रो मॉडल का ये सैंडविच बोर्ड इतना नाजुक और जटिल है, तो तकनीशियन समस्याओं का पता कैसे लगाते हैं? क्या उन्हें हर बार उस 2 मंजिला इमारत को अलग करने का जोखिम उठाना पड़ता है? यहीं पर एप्पल ने एक बहुत ही समझदारी भरा काम किया है। उन्होंने टेस्ट पॉइंट्स दिए हैं। प्रो मॉडलों के बोर्ड पर एप्पल ने खास बिंदु बनाए हैं, TPVB80, TPI to CSCL और TPI to CSDA। ये बोर्ड की ऊपरी सतह पर ही मौजूद होते हैं। तो ये एक तरह के डायग्नोस्टिक पोर्ट या खुफिया खिड़कियां हैं सर्किट में झांकने के लिए। बिल्कुल, आप इन्हें यही कह सकती हैं। ये टेस्ट पॉइंट्स तकनीशियनों को बिना बोर्ड को अलग किए, यानी बिना उस इमारत को तोड़े, इन जरूरी सिग्नलों की जांच करने की सुविधा देते हैं। वे बस अपने मल्टीमीटर को इन पॉइंट्स पर लगाकर वोल्टेज या सिग्नल चेक कर सकते हैं और तुरंत पता लगा सकते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। इससे तो समय और जोखिम दोनों की भारी बचत होती होगी। बहुत ज्यादा। एक तकनीशियन मिनटों में ये पता लगा सकता है कि बैटरी से पावर निकल रही है या नहीं, या I2C सिग्नल U4000 तक पहुंच रहे हैं या नहीं। इससे ये तय करने में मदद मिलती है कि समस्या इंटरपोजर कनेक्शन में है या किसी कंपोनेंट में। जैसा कि हमारे एक सोर्स नोट में लिखा है, टेस्ट पॉइंट एक तकनीशियन का सबसे अच्छा दोस्त है। ये जटिल डिजाइन में समस्या का निदान आसान बनाने का एक शानदार तरीका है। ये 3 घंटे की मशक्कत को 30 मिनट के सटीक काम में बदल सकता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेत कहें, हमने देखा कि आईफोन 13 सीरीज ने पावर मैनेजमेंट को नए सिरे से डिजाइन किया है, PPBTTCCBPIC नाम के साथ, जिसमें पावर को एक सेंट्रल पॉइंट पर लाने के बजाय 3 स्पेशलाइज्ड आईसीज के बीच बांटा गया है। और U4000 यानी चार्जिंग चिप का बैटरी कम्युनिकेशन के लिए मास्टर बन जाना, ये एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल बदलाव है जो A15 चिप को आजाद करता है। बिल्कुल, और आईफोन 13 और प्रो मॉडलों के बीच सिंगल लेयर और सैंडविच बोर्ड का अंतर हमें इंजीनियरिंग का वो क्लासिक द्वंद्व दिखाता है कि कैसे ज्यादा फीचर्स को एक छोटी जगह में फिट करने के लिए डिजाइन को जटिल बनाना पड़ता है। लेकिन साथ ही टेस्ट पॉइंट्स जैसी चीजें दिखाती हैं कि इस जटिलता के बावजूद एप्पल ने मरम्मत की जरूरतों को भी ध्यान में रखा है, जो एक बहुत सकारात्मक बात है। ये दिखाता है कि महान इंजीनियरिंग सिर्फ कुछ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखने लायक बनाने के बारे में भी है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि बैटरी कम्युनिकेशन जैसा एक जरूरी काम मुख्य A15 CPU से हटा के एक सहायक U4000 चिप को दे दिया गया है। आधुनिक स्मार्टफोन में और कौन से ऐसे छोटे सहायक कंपोनेंट हो सकते हैं जो खुद मास्टर की भूमिका निभा रहे हैं, जहां मुख्य प्रोसेसर को बाईपास किया जा रहा है? क्या हमारे फोन एक सेंट्रल दिमाग वाले सिस्टम से हटकर कई छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड दिमागों वाले एक विकेंद्रीकृत सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं? और ये नया दृष्टिकोण डिवाइस की सुरक्षा और भविष्य में उसकी मरम्मत को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो चलिए आईफोन 13 के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि इसकी जान मतलब इसकी पावर आखिर आती कहाँ से है और जाती कहाँ है। आज हम सब मिलकर इसके सबसे जरूरी कह सकते हैं पावर हाईवे का पूरा सफर तय करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है आईफोन 13 का लॉजिक बोर्ड, और ये जो हाइलाइटेड लाइन है ना, बस यही है इसका मेन पावर हाईवे, वो रास्ता जहां से फोन को जिंदा रहने और कह सकते हैं दौड़ने की सारी ताकत मिलती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं एकदम शुरू से लेकर आखिर तक। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है इस पावर हाईवे का नाम। सुनने में शायद मामूली लगे, पर यही नाम आईफोन 13 सीरीज में हुए एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा करता है। तो इस हाईवे का एक नया ऑफिशियल नाम है PP_BAT_VCC_BPIC।
हाँ, मुझे पता है ये काफ़ी टेक्निकल साउंड करता है, लेकिन इसमें जो BPIC वाला हिस्सा है ना वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि एप्पल अब पावर को एक नए, ज़्यादा स्मार्ट तरीके से मैनेज कर रहा है। ये एक तरह का एवोल्यूशन है। और हर सफ़र का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमारी कहानी में वो पॉइंट है ये, बैटरी कनेक्टर। सारी की सारी पावर यहीं से निकलती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पावर नहीं भेजता। नहीं, ये ग्राउंड को भी हैंडल करता है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए I2C सिग्नल्स भी यहीं से जाते हैं। और तो और, बैटरी की हेल्थ चेक करने वाली सेंस लाइंस भी यहीं जुड़ी होती हैं। मतलब ये छोटा सा कनेक्टर काफी कुछ करता है। ओके, तो अब यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प होने वाली हैं। जैसे ही पावर बैटरी से निकलती है, हमारा ये पावर हाईवे एक नहीं बल्कि दो बहुत जरूरी चिप्स को पावर देने के लिए बढ़ जाता है। और यहीं पर कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। देखिए, पुराने आईफोन्स में ये पावर हाईवे एक सीधी साधी सड़क की तरह था, पर आईफोन 13 में बैटरी से निकलते ही ये हाईवे दो रास्तों में बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग शिफ्ट है। एक रास्ता जाता है एक खास पावर मैनेजर के पास और दूसरा रास्ता एक दूसरे मैनेजर के पास। तो पहले रास्ते पर मिलते हैं इस नए खिलाड़ी से। इसका नाम है U4 2000, जिसे बूस्ट पावर IC भी कहते हैं। ये आईफोन 13 में कह सकते हैं एकदम नया है। इसका काम सोचिए, जब फोन पर हैवी गेमिंग चल रही हो या कोई 4K वीडियो एडिट हो रहा हो, मतलब जब फोन को एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती है, तब ये चिप वोल्टेज को एक किक मारकर वो जरूरी बूस्ट देती है। और अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। यहाँ है U4000 यानी रूबिकॉन चिप। इसे चार्जिंग का असली बॉस कहा जा सकता है। चाहे केबल से चार्ज हो रहा हो या वायरलेस चार्जर से, सारी पावर पहले इसी से होकर गुजरती है। यही वो चिप है जो तय करती है कि बैटरी को चार्ज कैसे करना है और कितना करना है। तो मतलब बात एकदम सीधी सी है। U4200 वो है परफॉर्मेंस के लिए, पावर को बूस्ट देने वाला, और U4000 वो है चार्जिंग के लिए, पावर को अंदर लाने और उसे संभालने वाला। तो ये दो अलग अलग दिमाग हैं जो एक ही बैटरी से ताकत लेते हैं, लेकिन दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, अब तक की कहानी तो काफी सीधी थी, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आने वाला है। क्योंकि जैसे ही हम प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स की बात करते हैं ना, ये पूरा का पूरा डिजाइन कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ डिजाइन का फर्क साफ साफ देखा जा सकता है। बाईं तरफ है आईफोन 13 का मदरबोर्ड, एकदम सीधा सपाट सिंगल लेयर, और दाईं तरफ ये है प्रो मॉडल का बोर्ड। ये असल में एक डबल डेकर सैंडविच है। मतलब दो बोर्ड्स को एक के ऊपर एक रखा गया है ताकि छोटी सी जगह में कैमरा और बाकी प्रो फीचर्स फिट हो सकें। लेकिन इसी डिजाइन ने हमारे पावर हाईवे के सफर को बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक 2 मंजिला बोर्ड हो तो पावर को पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक कैसे ले जाया जाए। यहीं पर इंजीनियर्स का एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही क्लेवर सोल्यूशन सामने आता है, और इस सोल्यूशन का नाम है इंटरपोजर। इसे दो बोर्ड्स के बीच एक छोटा सा हाईटेक कनेक्टर ब्रिज समझ लीजिए। इसका बस एक ही काम है, पावर और डेटा सिग्नल्स को ऊपर वाले बोर्ड से नीचे वाले बोर्ड तक एकदम सुरक्षित पहुंचाना। और यहाँ ये बहुत खूबसूरती से दिख रहा है कि ये होता कैसे है। हमारी मेन पावर लाइन और कम्युनिकेशन सिग्नल्स दोनों के दोनों इन्हीं इंटरपोजर पैड्स के जरिए एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक का सफर तय करते हैं। वाकई ये एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही एलिगेंट डिजाइन है। लेकिन इस सैंडविच डिजाइन से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, और वो है रिपेयरिंग। सोचिए, अगर कोई गड़बड़ हो तो बोर्ड को बिना अलग किए कैसे चेक किया जाएगा। तो एप्पल के इंजीनियर्स ने इसका भी एक बहुत स्मार्ट हल निकाला, टेस्ट पॉइंट्स। ये छोटे छोटे डायग्नोस्टिक पोर्ट्स हैं जिनसे कोई भी टेक्नीशियन इस सैंडविच बोर्ड को खोले बिना ही अंदर के जरूरी सिग्नल्स, जैसे हमारी पावर लाइन, को चेक कर सकता है। सच में ये एक जीनियस समाधान है। तो अब जब सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और इस पूरे पावर हाईवे का एक मुकम्मल नक्शा देखते हैं। तो ये रही पूरी कहानी एक ही फ्रेम में। हमारा सफ़र बैटरी कनेक्टर से शुरू हुआ, फिर पावर लाइन दो मेन चिप्स U4200 और U4000 की तरफ बढ़ गई। साथ ही कम्युनिकेशन के लिए बनी I2C लाइंस और बैटरी सेंसिंग लाइंस भी साफ साफ नजर आ रही हैं। ये इस पूरे सिस्टम का कह सकते हैं एक परफेक्ट ओवरव्यू है। तो आखिर में टेकअवे क्या है? देखिए, बात यह है कि सभी मॉडल्स में पावर फ्लो का जो लॉजिक है वो तो एक जैसा है, लेकिन उनका फिजिकल डिजाइन, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आईफोन 13 में एक सीधी सादी सिंगल लेयर डिजाइन है,
दूसरी तरफ प्रो मॉडल्स में एक कॉम्प्लेक्स सैंडविच बोर्ड है जिसे जोड़ने के लिए इंटरपोजर और जांचने के लिए टेस्ट पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे हमारे डिवाइस और ज्यादा पावरफुल और छोटे होते जा रहे हैं, तो इंजीनियर्स इस कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिजाइन और उसे आसानी से रिपेयर करने की जरूरत के बीच बैलेंस आखिर कैसे बनाएंगे? ये इंजीनियरिंग और सस्टेनेबिलिटी की एक लगातार चलने वाली जंग है और इस पर सोचना वाकई बनता है।